नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएड एजुकेशन चैनल पर। मैं कुणाल सर। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो अधिगम एवं शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग को लेकर होने वाली है। ये बीडी 103 यानी तीसरा पेपर होने वाला है। और ये गलत लिख गया है यहाँ पे, फर्स्ट पेपर, ये थर्ड पेपर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है बीडी 103 यानी तीसरा पेपर। ये यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। ये यहाँ पे फर्स्ट पेपर नहीं है, यहाँ पे थर्ड पेपर होगा। इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे वाइट पोर्शन से, और इसको मैं यहाँ पे लॉक भी कर देता। देखिए यहाँ पे कौन सा हुआ, थर्ड पेपर हुआ। मैं आपको यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ, थर्ड, ठीक है। नहीं, ये तीसरा होने वाला है पेपर आपका, थर्ड पेपर है ये आपका। और आज जो हम लेके आए हैं वो 50 जो लेके आए हैं वो OMR क्वेश्चंस लेके आए हैं फर्स्ट, यानी जो शुरुआत से। फर्स्ट का मतलब है यहाँ पे शुरुआत के 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दें, क्योंकि ऐसे जो काम के वीडियोस होते हैं आपके स्टडी से संबंधित बीएड से, वो लेके आते रहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को बारी बारी से, यानी नंबर से देखना शुरू करेंगे। तो बहुविकल्पीय बोले तो OMR क्वेश्चंस है। तो पहला प्रश्न आपसे कर दिया गया है कि प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है। वो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान की बात कह रहा है। वो कह रहा है कि प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है, इंद्रियों का, अंतःकरण का, आत्मा का और मन का। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो होगा अंतःकरण का। अंतःकरण का यहाँ पे आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा। वैसे तो आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सी बच्चे आंसर पे ही कमेंटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से देखेंगे। वो कह रहा है मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ बनाना चाहें तो क्या बनेगा। मनोविज्ञान का, मन का विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान, तन का विज्ञान या शिक्षा का विज्ञान। तो मन है ना, मनो, तो मन का विज्ञान होगा। साइकोलॉजी, यानी ये यहाँ पे साइकोलॉजी लिख रहा है, और इसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पे भारतीय भाषा या ग्रीक भाषा, नेपाली या जर्मनी। देखिए इसमें हिंदी तो है नहीं, इसमें हिंदी तो है नहीं, तो हिंदी यानी भारतीय भाषा नहीं है। नेपाली भी हिंदी होती है तो ये भी नहीं है। अब रही जर्मन और ग्रीक। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ग्रीक की जो भाषा होती है ज़्यादातर वो लैटिन भाषा में देखी जाती है, तो वो उसी हिसाब से ये ग्रीक की भाषा बनाएगी। अब क्वेश्चन अगला, चौथा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है यहाँ पे कि मनोविज्ञान क्या है क्या मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक वस्तु है, मनोविज्ञान एक नवीन विज्ञान है, मनोविज्ञान मानव इतिहास का विज्ञान है, या मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आपको ऑप्शन अपने के अनुसार तुरंत ही लग गया होगा कि सही है कौन सा। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो दा ऑप्शन है वो सही है, और वैसे तो आपको मालूम ही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये वाली एक बात है, कोई किसी ने कही है, तो वो आपसे पूछ रहा है ये कथन किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पे मॉर्गन है, पिल्सबरी है, स्किनर है या रूसो है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे मॉर्गन जो होगा वो सही आंसर होगा आपका, कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, दोनों का, मानव का भी और पशु व्यवहार का भी। वो कह रहा है पाश्चात्य, पाश्चात्य बोल तो विदेशी होता है, क्या होता है, विदेशी। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है। अभी भारतीय में पूछा था तो आपने बता दिया, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पे बात हो रही है कि पाश्चात्य में, तो पाश्चात्य में कौन सा है, व्यवहार का। जबकि भारतीय में आप क्या पढ़ के गए थे, तो आप यहाँ पे बता ही सकते हैं कि अंतःकरण का आंसर जो है वो यहाँ पे सही था भारत में। लेकिन अगर पाश्चात्य की बात कर दी जाए तो पाश्चात्य में हुआ आपका व्यवहार का विज्ञान जो है वो सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया। पहले ये दर्शन शास्त्र का एक अंग रहा करता था, ठीक है। नहीं, लेकिन ये अलग किसने किया, तो ये कौन से थे, विलियम वुंट थे,
या हीगल थे या रूसो थे या स्किनर थे। तो यहाँ पे विलियम वुंट जो थे वो इन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी मनोविज्ञान को लेकर, तो इन्होंने ही अलग कर दिया इसको। अब अगला क्वेश्चन काफ़ी थ्योरिकल है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई है, तो इसको अच्छे से पढ़ें आप। कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। वो कह रहा सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो इसका अर्थ साफ साफ ये निकलता है कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान रहा होगा, फिर उसके बाद वो मन का विज्ञान रहा होगा, फिर उसके बाद वो चेतना का विज्ञान रहा होगा, फिर अब जाकर वो व्यवहार का विज्ञान है। तो ये वाली जो बात है, कथन कहा है, वो किसने कहा है वो आपको बताना है। तो वुडवर्थ था या मॉर्गन था या स्किनर था या लॉक था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है वुडवर्थ। वुडवर्थ का ये कथन था कि ऐसे ऐसे मनोवैज्ञानिक आगे बढ़ता रहा है। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य बोले तो विदेश, ठीक है ना, विदेश यानी जो देश के बाहर देश है नहीं, तो उनको ही विदेश कहते हैं। तो ये का पाश्चात्य यानी विदेशी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किसने स्थापित की थी। तो अभी मैं बता के गया था और आपका आंसर ये लीजिए वुंट हो गया, ठीक है नहीं। अब आगे देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव व्यवहार का कैसा है, धनात्मक विज्ञान है। और यह कथन है किसका, तो ये वाटसन का है, पिल्सबरी का है, स्किनर का है, मॉर्गन का है। तो यहाँ पे वाटसन जो हो जाएगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। और वाटसन को भी आप पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे कि वाटसन कहाँ पे आया था। तो वाटसन आपको मैं बता देता हूँ, आया तो बहुत से ऑप्शंस में है लेकिन सही जो है वो इसी में ही गया है, ठीक है नहीं, सही जो है वाटसन वो इसमें ही गया है। आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है कि मनोविज्ञान के अध्ययन का लक्ष्य नहीं है, क्या नहीं है, वर्णन के मापन यानी जो वर्णन किया जाता है उसका मापन, पूर्व अनुमान तथा नियंत्रण, इसमें है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण, खाद्य एवं सुरक्षा। तो साफ साफ दिख रहा है कि खाद्य और सुरक्षा ये मनोविज्ञान का कोई भी पक्ष नहीं होता है। 12वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अब अगर शिक्षा में मनोविज्ञान की बात की जाए तो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे। कह रहा है पहला कि शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन कह रहा है वो ये कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, वो कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के मन एवं आचरण का अध्ययन है और शिक्षा मनोविज्ञान एक अच्छा विषय है। तो ये तो भाई अच्छा और बुरा विषय तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो भी बड़ा वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे क्या है। 13वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, महत्व पूछ रहा है। तो सीधे सीधे हम सबसे बड़ा ऑप्शन दे मारेंगे यहाँ पे, यही है सबसे बड़ा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है 14th यानी जो 14वां क्वेश्चन है वो कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक का विधिवत यानी जो बोले तो एकदम नियमों से, ठीक है नहीं, नियमों से जो प्रयोग शुरू किया वो कौन सा था, पेस्टोलॉजी था, मन ने था, ड्रेवर था या हीगल था। तो यहाँ पे पेस्टोलॉजी था जिसने बिल्कुल नियम के अनुसार शिक्षा में मनोविज्ञान को शुरू किया। आगे है शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का क्या महत्व है। अगर एक शिक्षक की बात की जाए तो उसके लिए मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है धन देने में सरलता होती है, ऐसी बात तो कुछ भी नहीं है। समय की बचत होती है, सबसे बड़ा ऑप्शन स दे मारो, पढ़ तो लो भाई इसको पहले। वो कह रहा है बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण ज्ञान कराकर शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। बालक के संपूर्ण क्या कराएगा, व्यक्तित्व का अध्ययन कराएगा और फिर उसके बाद उसको शिक्षा तो वैसे ही सरल हो जाएगी क्योंकि आप बच्चे को जान चुके होंगे। कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को मुख्यतः किन दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।
दो वर्गों में विभाजित करना है तो कौन कौन से वर्ग बनेंगे? वो सामाजिक विधियां या वैज्ञानिक विधियां, आत्मगत विधियां या वस्तुगत विधियां, ये आर्थिक विधियां, चारित्रिक विधियां, धार्मिक विधियां, नैतिक विधियां। तो यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी आत्मगत और वस्तुगत विधियां। अब देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि वह दर्शन विधि एक्सट्रोस्पेक्शन के जनक हैं कौन कौन से हैं? वाटसन है, काम्टे है, नन है या रसेल है? तो यहाँ पे ये है जॉन वी वाटसन। वाटसन एक और का था, अभी हम लगा के गए थे, ये गया वाटसन का एक और। तो वो ये है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। और यहाँ पे कहा गया है कि बाह्य दर्शन विधि के जनक कौन थे? तो वाटसन थे। वो कह रहा आत्मगत विधियों के अंतर्गत कौन सी दो विधियां मुख्य हैं आत्मगत विधियों में, और कौन सी दो विधियां मुख्य हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा स ऑप्शन अंतर्गत विधि और अंतरानुभावों की संचय विधि। आगे कह रहा है क्वेश्चन के अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं? अगर बात की जाए अंतर्दर्शन विधि की तो इसमें क्या गुण होंगे? तो वो कह रहा है कि विषय को अधिक आनंद आता है, यानी विषयी जो विषय को पढ़ रहा है तो वो विषयी कहा जाएगा। तो विषयी को अधिक आनंद आता है। वो कह रहा है विषयी जो विषय पढ़ रहा है वो कह रहा है स्वयं को सहज पाता है। पशुओं का प्रयुक्त की जा सकती है, पशुओं पर प्रयुक्त की जा सकती है। उसके बाद कह रहा है कि प्रयोगशाला, सॉरी गलत थोड़ा मुड़ गया, कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है कि प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे यही जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा, प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। वो कह रहा है प्रयोगात्मक विधि किस प्रकार की विधि है? तो यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि की बात की जाए तो वो क्या अंतर्दर्शन विधि है, बाह्य दर्शन विधि है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, शोध की विधि है। तो प्रयोगात्मक विधि तो वही शोध की विधि होती है जिसमें आपको क्या करने होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, तो 20 हमने क्वेश्चन कवर कर दिए। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की? तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 10 बार, और अब भी बता रहा हूँ, विलियम वुंट था जिसने प्रयोगशाला से मनोविज्ञान को समझाना शुरू किया। अंतर्दर्शन विधि के दोष क्या हो सकते हैं? तो अंतर्दर्शन विधि के दोष सबसे बड़ा वाला बता लगा दो आंसर। वो क्या कह रहा है अंतर्दर्शन विधि को लेकर? वो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, एकदम डन, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या कह रहा है? मानसिक क्रियाओं को के अस्पष्ट तथा पर्वतशील होने से स्वयं के अध्ययन में कठिनाई, यानी अगर मानसिक क्रियाएं आपकी अस्पष्ट होंगी या परिवर्तनशील होंगी तो आप स्वयं का भी अध्ययन करने में कठिनाई पाओगे। आगे कह रहा है कि पद्धति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या पद्धति जो शब्द है उसका अर्थ क्या निकलेगा? तो पद्धति का तात्पर्य सिंचाई करने के का साधन है, या पद्धति का तात्पर्य उस मार्ग से है जिस मार्ग पर चलकर सत्य की खोज की जा सकती है। तो अब और क्या कहना भाई, यही है सबसे बढ़िया, इसी के साथ है रहना, और क्या कहना। आपको मैं वो जो पॉइंट मैंने आपको कई ट्रिक बताई आंसर छाटने की। पहली विधि का सबसे ज़्यादा देखिए, जब भी उपयुक्त सभी आएगा 90% में सही जाएगा। इनमें से कोई नहीं तो 10% में ही इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि 90% वो होगा ही नहीं। उन बाकी 3 ऑप्शन में से आपको देखना होगा। आपको मैंने एक और विधि बताई है आंसर छाटने की, वो ये है कि आंसर में जब भी वो आएगा आ और बा दोनों, तो वो लगेगा, ध्यान रखना, वो 90% लगेगा, अ और बा दोनों। तो ऐसे करके क्वेश्चनों को मैंने छांटना बताया है आपको, और ये जो है मेरे बताए गए नियम हैं, आप याद कर लीजिए, हमेशा आपको काम देंगे। वो कह रहा है मनोविज्ञान में संरचनावाद या संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? अगर बात की जाए कि संरचनावाद कौन है या संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, तो बात आएगी यहाँ पे ईवी टिचनर। यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं, तो प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं जेम्स। प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक जेम्स। और यहाँ पे बात की जाए संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक, या बात की जाए संप्रदायवाद के संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक, तो यहाँ पे हो जाएगा टिचनर।
आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है 26वां। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण विधि का मुख्य प्रतिपादक कौन है? अगर बात की जाए मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक विधि का मुख्य प्रवर्तक कौन माना जाएगा, तो वो है फ्रेयड। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो किस प्रकार का है? विधायक है, नियामक है, विधायक व नियामक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये यहाँ पे विधायक है। और वह दोनों कहता तो फिर तो देख लेते ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे वो दोनों लेके नहीं आया, वो उसने दोनों को लिख दिया। अब देखिए आगे, वो कह रहा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की? तो ये तो मैंने आपको बता दिया बुंट ने की, लेकिन कब की? वो 1879 में की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई? अभी कहाँ हुई थी? तो ये थी लिपजिंग में। लिपजिंग में 1879 में, और बुंट द्वारा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। देखिए अब आगे कह रहा है कि किस विधि के कारण मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है? इसमें ऐसा है क्या मनोविज्ञान में जिसको विज्ञान लगाना पड़ता है? तो इसमें प्रयोगात्मक, प्रयोगशाला होने पर प्रयोगात्मक कार्य होता है, और जिससे ये विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए ये आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि युद्ध की दशाओं में, क्या कह रहा है? युद्ध की दशाओं में सामाजिक व्यवहार अध्ययन के लिए मनोविज्ञान की किस विधि का उपयोग होता है युद्ध की दशा में? तो वो होता है प्रयोगात्मक विधि का, या अंतर्दर्शन विधि का, या साक्षात्कार विधि का, या स्वाभाविक निरीक्षण का? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, स्वाभाविक विधि या स्वाभाविक निरीक्षण का। ठीक है, ये आंसर आपका परफेक्ट है। वगैरह जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? जब स्वतंत्र चर पाया जाएगा जिस समूह में, उसे क्या कहा जाएगा? तो वंचित समूह कहा जाएगा, नियंत्रित समूह कहा जाएगा, प्रयोगात्मक कहा जाएगा, या तुल्य समूह कहा जाएगा? तो ऐसे समूह को कहा जाएगा प्रयोगात्मक समूह। अब देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन है वो 32 हो चुके हैं, 33 से लेंगे। वो कह रहा प्रयोगात्मक विधि में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? अगर प्रयोगात्मक विधि की बात की जाए तो किसकी कमी पाई जाएगी? प्रयोगात्मक जितनी भी विधियां होती हैं उनमें किस चीज की कमी पाई जाती है? तो यहाँ पे होती है बाह्य वैधता का। बाहर के लोग उसको वैधता देते हैं या नहीं, ये सबसे मेन चीज है। वगैरह जिस सर्वे में एक ही प्रदर्शन की आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर कई बार अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है। कहा गया है कि जिस सर्वे में एक ही प्रदर्शन के अनेक को कह रहा है आवश्यकता अनुसार थोड़े थोड़े समय पर, एक ही प्रदर्शन है लेकिन थोड़े थोड़े समय पर आवश्यकता अनुसार कई बार अध्ययन किया जाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? डाक सर्वे कहेंगे, साक्षात्कार सर्वे कहेंगे, पैनल सर्वे कहेंगे, या फिर कहेंगे दूरभाषा सर्वे? तो ऐसी सर्वे पैनल सर्वे कही जाएगी, जिसको आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर कुछ कुछ बढ़ा जाता है। वगैरह निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? वगैरह निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम समय में, कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है? वो कौन सी सर्वे है? तो वह साक्षात्कार सर्वे। इसको कम समय में दूरभाषा सर्वे है, गलत बोलेगा मैं। दूरभाषा सर्वे में क्या होगा? साक्षात्कार में तो आपको साफ एक दूसरे का साक्षात्कार करना पड़ेगा, लेकिन दूरभाषा में क्या हो जाता है? देखिए आप फेसबुक पे दूर दूर बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अच्छी तरह से देख पाते हैं दूरभाषा के माध्यम से। ठीक है, नहीं तो ये दूरभाषा सर्वे हो जाएगा जल्दी जल्दी के लिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न किस विधि में से एक व्यक्ति प्रयोज्य के बारे में सब कुछ का अध्ययन किया जाता है? वगैरह निम्नलिखित किस विधि में एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ अध्ययन किया जा सकता है? एक विधि कौन सी विधि होगी जिसमें एक मनुष्य का सब कुछ अध्ययन किया जा सके? तो वो विधि होगी व्यक्तिगत अध्ययन वाली विधि। इससे एक व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? अगर प्रयोग आप कर रहे हैं तो इसका प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या बनेगा वो आपको बताना है।
तो वो कह रहा है परिकल्पना निर्माण, कि ऐसा हमें करना चाहिए, हमारे दिमाग में एक मस्तिष्क में विचार आए कि ये भी काम जरूरी है, इसको कर लेना चाहिए, तो वो आपकी परिकल्पना हो जाएगी, तो उसका निर्माण हो जाएगा। प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? तो प्रयोग की योजना को आप क्या कहेंगे? प्रयोग की अविकल्पना, ठीक है, या परिकल्पना। तो आपको मैं कहूँगा कि अगर प्रयोग की कल्पना की जा रही है तो वहाँ पे प्रायोगिक अविकल्प होगा, ऑप्शन ये सही है। आगे दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या हो सकती है? तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास जिस बच्चे में हो जाएगा वो प्रतिभाशाली होगा, या उदार और हंसमुख प्रवृत्ति का हो वो प्रतिभाशाली होगा, दूसरों के प्रति आदर भाव रखता हो वो प्रतिभाशाली होगा, या उपयुक्त सभी प्रतिभाशाली होगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे उपयुक्त सभी वाला जो होगा बालक वो आपका प्रतिभाशाली होगा। आगे जो प्रश्न है वो 40वां, क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसका शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन या व्यक्ति के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधताओं में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। और यह कथन है किसका? ये कथन है टर्मन एवं ओडम का। उन्होंने कहा था कि शारीरिक गठन भी अलग होता है इनका, सामाजिक समायोजन भी अलग होता है, व्यक्तित्व के गुण भी अलग पाए जाते हैं, और इसमें विद्यालय उपलब्धि और खेल सूचनाओं की बात की जाए तो उनकी रुचियों में भी विविधता इन बालकों की औसत बालकों से श्रेष्ठ होती है, यानी अच्छी होती है। तो ऐसे बालक प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। यहाँ पे गए क्वेश्चन के, एक प्रतिभाशाली बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय गुणा 100। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। उसकी जो मानसिक आय है वो 15 है, बट्टे वास्तविक आय 12 है, गुणा करेंगे आप 100 का। तो 5 से यानी 3 से काट देते, 5 15 3 चौके 12 और 25 से 4 बार और 25 पंजे 125। लीजिए आपका आंसर निकल के आ गया 125 वाला, आप लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपके सामने है। वो कह रहा है कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रतिभाशाली जो बालक होगा उसकी बुद्धि लब्धि 140 के अक्रॉस से पार होती है, वो बालक आपका प्रतिभाशाली बालक कहा जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है 43। वो कह रहा है कि जो बालक कक्षा में विशिष्ट योग्यता रखते हैं उनको प्रतिभाशाली कहते हैं। और ऐसी बात ये कही किसने है? तो इक्रो एंड क्रो साहब हैं जिन्होंने ये बात कही कि जो बालक कक्षा में क्या होगा, विशेष योग्यता रखेगा वही प्रतिभाशाली कहा जाएगा। यहाँ से अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिभाशाली बालक यदि 80% धैर्य नहीं खोते और 96% अनुशासित होते हैं, 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, और यह कथन है किसका? वो कहेगा प्रतिभाशाली, जैसे कि धैर्यवान होगा, धैर्य बोले तो हक पकाएगा नहीं, 96% अनुशासित होगा यानी वो जानेगा कहाँ कौन से माहौल में किस तरह से अनुशासन रखना है, 58% वो मित्र बनाने की इच्छा रखेगा। और ये इस तरह से जो किसी ने कथन दिया है वो कौन है? वो आपके स्किनर का है या हैरीमैन का है, विटी का है या टर्मन का है? तो आपको बता देता हूँ वो स्किनर साहब हैं जिन्होंने ऐसी बात कही है। वगैरह 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में रखा जाएगा? श्रेष्ठ में, पिछड़ा में, प्रतिभाशाली में या मंद बुद्धि में? तो ऐसा बच्चा श्रेष्ठ कहा जाएगा लेकिन प्रतिभाशाली नहीं। आपसे अगला क्वेश्चन अब कर लिया गया है, कह रहा है कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो बात की जाए कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि औसत से क्या होगी भाई? कम ही होगी। तो ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना हो गई, कह रहा है औसत से अधिक, वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पिछड़े बालक जो होंगे वो औसत से कम में भी नहीं आएंगे, क्योंकि औसत से कम में आएंगे आपके मंद बुद्धि बालक। अब वो कह रहा है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 89। अगला है आपका सवाल, वो क्या कह रहा है कि पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है जो अपने विद्यालय जीवन में
अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालक के लिए सामान्य कार्य है। और यह कथन है, जैसे कि बात समझने वाली है। बात यह है कि अगर कोई बच्चा अपने नीचे वाली क्लास के कार्य को भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे वो बालक जो है वो पिछड़ा हुआ कहा जाएगा। और पिछड़ा हुआ बालक इसीलिए मंदबुद्धि बालक से भी पीछे रहता है। तो ये जो बात कही गई है वो कही है साइरिल वर्ट ने। अगला प्रश्न कह रहा है 49 वाला, वो ये है कि जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होगी, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। और यह कथन है किसका? क्रो एंड क्रो का। अब देखिए वो कह रहा द कॉज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है आपके वर्ट साहब हैं जिन्होंने ये ऐसी पुस्तक लिखी है। अब अगला क्वेश्चन भी है लेकिन मैं उसको नहीं करवाऊंगा, मैं अगली वीडियो में उसको करवाऊंगा यहाँ से 51 से। तो यहाँ पे ही हम 50 क्वेश्चन पे करते हैं आज की सीरीज को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हों तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर भी कीजिए, क्योंकि कल आपके यहाँ से 51 से शुरू होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो आप जब तक कल तक आप अपना ध्यान रखें भाई, अच्छे से आप अपने को संभालें और अच्छे से रोजाना पढ़ाई करने आया करें भाई।